Hello students, good morning. This is again Dr. Kumud Jain, Assistant Professor, Government Law College, बीकानेर. आज हम अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र जो कि पेपर नंबर 6 है उसका ही कंटिन्यू पार्ट मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ क्राइम कॉजेशन बहुविध कारकों के सिद्धांत के बारे में पढ़ना चाहें. इसमें जो कुछ फैक्टर्स थे, कुछ कारक थे, वह आप पूर्व में पढ़ चुके हैं. एक बार उनको समराइज कर लें. 7 फैक्टर्स थे: मोबिलिटी गतिशीलता, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट संस्कृतियों में अंतर विरोध, फैमिली बैकग्राउंड पारिवारिक स्थिति, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी राजनीतिक विचारधारा, रिलीजन एंड क्राइम धर्म और अपराध, और इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि आर्थिक दशा, इकोलॉजी एंड क्राइम. यदि पूर्व के लेक्चर को आप पढ़ चुके होंगे, देख चुके होंगे, तो उसमें मैंने मोबिलिटी, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. एग्जैक्टली व्हाट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? यानी कि राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार से एक कारक बन गया है अपराध के लिए. यदि राजनीति को देखा जाए तो जो कोई भी लॉ होता है वह संसद या विधानसभा में किनके द्वारा पारित किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा पारित हो जाता है. यानी कि राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियंस दे फॉलो थ्रू लॉ. अब ये जो लॉ बना, ये क्यों बना? क्योंकि आम जनता की जो राय थी उसके अनुसार ये लॉ बना. यदि लॉ को देखा जाए तो यदि आप पहला एग्जाम्पल देखते हैं, गर्भपात से संबंधित जब लॉ बना था 1971 में, तो उसके बाद ही क्राइम में अत्यधिक वृद्धि हुई. देयर वॉज इंक्रीज इन क्राइम ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एक्ट. व्हाट हैपेंड? बिकॉज नाउ पीपल बिकेम अवेयर देयर वॉज पनिशमेंट, स्टिल दे वर नॉट फॉलोइंग द लॉ एंड दे वर ब्रेकिंग द लॉ. अगर राजनीति का और कारण देखा जाए तो राजनीति में कई प्रकार के स्कैम्स हुए हैं, कई प्रकार के कांड हुए. फॉर एग्जाम्पल बॉफर्स, हवाला कांड और जैन बंधुओं से संबंधित. तो इनमें किनको जोड़ा गया? इनमें देखा क्या गया कि जो राजनीतिज्ञ थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वह आपस में जुड़े हुए थे इस स्कैम में, इस कांड में. तो डायरेक्ट पॉलिटिशियंस किससे जुड़ गए? क्राइम. ये अत्यधिक देखा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस यदि पैसा बटोरना चाहते हैं तो वह क्राइम के ओर अग्रसर हो जाते हैं, यानी कि आपराधिक वृद्धि हो जाती है. किसी भी प्रकार का ऐसा देखा ही नहीं जाता कि पॉलिटिशियंस मीडिया में या अपने पहचान बनाने के कारण आपराधिक प्रवृत्ति में लिटिल बिट दे आर कनेक्टेड टू क्राइम. सो व्हाट हैपेंस? इज इट फ्रूटफुल for this country? Not at all. Therefore, it is multi-factor theory of causation. एक और चीज देखी जाए कि निरंतर आप देख रहे हैं 90 से कोलिजन गवर्नमेंट रही है. तो कोलिजन गवर्नमेंट जब देख रहे हैं, मिलीजुली जब सरकार देख रहे हैं आप, तो मिलीजुली सरकार में क्या होता है कि मिलीजुली सरकार, इसीलिए अगर आम जनता इसको देखती है, इसको समझती है, तो क्या हुआ? मिलीजुली सरकार में यही देखा जाता है कि जो पावरफुल है और कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वह किसी भी कारण मिनिस्टर मंत्री बनना चाहते हैं, क्या किसी भी प्रकार कुछ अपना अस्तित्व लाना चाहते हैं, तो वह भी क्राइम में प्रवर्तित हो जाता है. इस प्रकार से राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट? दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्राइम. यही चीज यदि यूरोप देश में देखा गया तो बॉस्निया में यही था. तो बॉस्निया, रशिया में भी यही हुआ कि जब राजनीतिक उथल पुथल हुई तब वहां पे क्राइम का बढ़ावा हुआ. इस प्रकार से शायद ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको समझ में आ गई. नेक्स्ट देखते हैं रिलीजन एंड क्राइम, यानी कि धर्म और अपराध. धर्म और अपराध का एक बहुत मुख्य कारण है कि मॉरलिटी से ये जुड़ा हुआ है धर्म. पूर्व में यदि भारत देश में देखा जाता था तो नैतिकता मॉरलिटी किससे जुड़ी थी? रिलीजन में. किसी भी व्यक्ति को यह भय था कि यदि वह अपने रिलीजन के अनुसार कार्य नहीं करेगा
तो वह अनैतिक हो जाएगा। उसके मन में भय था तो वह अपराध की ओर अग्रसर नहीं होता था। लेकिन पश्चिमी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन जिस प्रकार से हुआ है इस देश का, उसमें यह देखा जा रहा है कि रिलीजन ही एक सबसे बड़ा तरीका, एक सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां सबसे ज्यादा क्राइम देखा जा रहा है। अगर मुस्लिम में देखा जाए तो शिया सुन्नी, हिंदू और मुसलमानों में ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट्स निरंतर होते जा रहे हैं रिलीजन और क्राइम के बीच में, यानी कि अंतर विरोध होता जा रहा है। और रिलीजन के कारण और आगे देखे जाए तो जो मंदिर है, मस्जिद है, जो चढ़ावा होता है, तो वहां के जो पदाधिकारी होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं या जो प्रीस्ट होते हैं, पंडित है, वह अगर निरंतर काशी विश्वनाथ में भी देखें आप, निरंतर ये देखा जा रहा है एग्जाम्पल्स के रूप में, तो वह क्राइम की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। क्राइम मतलब ये नहीं होता कि मर्डर ही हो रहा है, क्राइम मतलब ये होता है कि पैसे की हेरा फेरी, इसको भी क्राइम कहा जाता है, अपराध का एक ये मुख्य कारण है। तो इसलिए यदि देखा जाए तो मंदिरों में पंडित, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जो मंदिर है उसमें भी नैतिकता भूलते जा रहे हैं, व्यक्ति नैतिकता भूलता जा रहा है और सीधा ही क्राइम की ओर अग्रसर हो रहा है। वह अपने किसी भी प्रकार से नैतिकता में अब उसे कोई विश्वास ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है केवल और केवल धन, क्योंकि उसकी जो जीवन धारा है वह धन में सीमित होकर रह गई। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था ये मल्टी फैक्टर है क्राइम्स का, तो ये आपस में जुड़े हुए कारण है। इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि आर्थिक दशा। अब आर्थिक दशा को ये देखा जाए तो सीधा उसका मामला पैसे से है, यानी कि द इकोनॉमिक कंडीशन इज कंसर्न विद द मनी। व्हेन इट इज कंसर्न विद मनी, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग? इज इट द पॉवर्टी या पुअर कंडीशंस हैं किसी व्यक्ति की जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है क्राइम से? ऐसा ऑफन देखा नहीं जाता कि हर वक्त ही एक जो गरीब तबके का आदमी है वही क्राइम की ओर अग्रसर होगा ना। रिच व्यक्ति यानी कि जो रिच पर्सन्स हैं, जो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हैं, वह व्यक्ति भी क्राइम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सो द पॉवर्टी इज नॉट the one only reason for crime. It is also the rich persons who are involved in all this in crime. Why? Because income tax पे ही नहीं किया जाता। उनको पता है कि किसी भी प्रकार की जो छूट है वो सबसे पहले रिच व्यक्ति ही लेते हैं, और किसी भी प्रकार का जो मॉनेटरी बेनिफिट किसी भी प्रकार से उन्हें मिलना वाला होता है वह उसको लेते हैं, चाहे वह उसके लिए क्राइम करने की कोशिश भी करते हैं। तो जो इवेजन्स टैक्सेस के होते हैं वो कहाँ देखे जाएंगे? रिच पीपल में देखे जाएंगे। तो पुअर यानी कि पॉवर्टी इज नॉट ओनली द रीजन for crime. It can happen amongst the rich person also. तो इसमें आप बॉन्जर की एक थ्योरी है, उसको आगे एक बड़े से चैप्टर में पढ़ा जाएगा, यानी कि that is a subjective question, that is a theoretical question. This is only a part, this is only a simple part which you are going to study. I'm talking about MDS University, please. Next, ecology and crime. अब इकोलॉजी आप शब्द जो है ये एक साइंस यानी कि विज्ञान से शब्द है। तो ये इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहां से देखी जाएगी? यह एक पारिस्थिति किसी भी लैंड की, पारिस्थिति किसी भी देश की कैसी है। यदि भारत को देखा जाए तो ऊपर क्या है? हिमालयास, नीचे क्या है? समुद्र, इधर क्या है? रेगिस्तान, और इधर क्या है? हिली एरिया। तो चार जगह चार तरह की पारिस्थिति की जब देखी जा रही है तो अन्य अलग अलग प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? अपराध मिलेंगे। यदि अब बाय द वे आप ये देखें फॉरेस्ट एरिया है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इकोलॉजी इज पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी ये जो है और ये स्थिति है और परिस्थिति अंतर है। स्थिति, परिस्थिति और पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जो क्राइम से जुड़ी है, यहाँ एक डिफरेंस है। ये एक साइंस का वर्ड है, विज्ञान का वर्ड है। तो किसी भी देश का कोई जो धरती है, लैंड है, वह किस प्रकार का है, मतलब वहां की जमीन किस प्रकार की है, जो जमीन मतलब लैंड, एग्जैक्टली। तो जो लैंड है वह किस प्रकार से है। तो जैसे मैंने भारत देश के लिए बताया। अब जो डाकू हैं, पहले जो डकैत थे, देखिए आपको पहले के एग्जांपल्स भी बताने हैं क्योंकि इकोलॉजी से कंटेंट्स कंसर्न है। तो जो इकोलॉजी है, अगर डाकू मिलते थे वो कहाँ मिलते थे? बियर्ड वन में।
तो ये भी एक क्राइम है, डकैती। लेकिन यदि आप ट्राइबल एरियाज, यदि आप रेगिस्तान में देखेंगे तो किस प्रकार का क्राइम हो रहा होगा? वो अलग क्राइम होगा। किस प्रकार का? ड्रग एडिक्शन, इस तरह का। यानी कि एक जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर है और वह राजस्थान से मिल रही है, और उधर आसाम है, और इस तरह के जो बॉर्डर्स है, अब यहां पे आप क्या देखें? ड्रग एडिक्शन अत्यधिक देखा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से स्मगलिंग कहां से होगी? समुद्र के एरिया से होगी, जैसे बॉम्बे है या जो पोर्ट ब्लेयर, इस तरह के जो स्मगलिंग की बात है। तो गोल्ड और ये सब, अब एयरपोर्ट पे, जहां एयरपोर्ट्स होंगे वहां उसी तरह के क्राइम देखे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एनरिको फेरी के बारे में बताते हैं कि किसी भी देश की पारिस्थितिकी किस प्रकार से है। यह उन्होंने इटली का एग्जाम्पल देते हुए कहा। तो अगर अपन भारत देश में देखें तो 4 अलग अलग सिचुएशंस देखी जा रही हैं, अलग अलग पारिस्थितिकी देखी जा रही है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोलॉजी देखी जा रही है। तो अलग अलग तरीके से क्राइम देखे जाएंगे। इस प्रकार से आज इस लेक्चर में आपने मोबिलिटी, कल्चर, कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजन एंड क्राइम, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इकोलॉजी एंड क्राइम के बारे में पढ़ा। एग्जाम्पल्स देते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्योंकि शायद अपना जो पेपर है जीएस यूनिवर्सिटी का, उसमें कुछ 2-2, 3-3 लाइन देके ये संपूर्ण एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करें। एक ही एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा विस्तृत में देने की आवश्यकता नहीं है। जो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं, देखिए अभी आपको बारे में पता नहीं है कि एग्जाम होंगे या किस प्रकार से होंगे, तो जो थ्योरेटिकल पेपर्स हैं उसमें ये देखा जाना चाहिए कि मैटर, जो सब्जेक्टिव मैटर है, आपका जो अप्रोच है, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ, व्हाट इज योर एंगल व्हाइल गिविंग दैट आंसर, it all matters. Even if you had filled the papers and the thing is not clear to the examiner, then it will not be very good for you. So अगर आपको पेपर में एग्जामिनेशन के हिसाब से यदि आपको कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, अगर आपको मार्क्स फेच करने हैं, तो योर सब्जेक्ट मैटर शुड बी वेरी गुड। थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, यू कैन इजीली पुट ऑन। थैंक यू।